लेकिन जब वो डिप्रेस होता है तो वो या एडिक्ट बन जाता है या वो ब्रोक हो जाता है, वो बुरी कम्युनिटी में चला जाता है, या क्या करता है वो अपने रूम से ही बाहर नहीं आता। ना वो ड्रेसअप होते हैं, ना वो अपनी हाइजीन का ख्याल रखते हैं, ना वो उन लोगों की कदर करना जो है वो उन्हें याद रहता है जो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। सो बेसिकली व्हेन यू आर इन डिप्रेशन, जब आप किसी भी दुख में होते हैं या अफसुर्दगी का या मायूसी का शिकार हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका मोरल डाउन हो जाता है, आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल ऑपोजिट वे में काम करना शुरू हो जाती है कि आप बहुत कुछ करते हैं और वो स्विच हो जाता है कि आप कुछ भी नहीं करते। ये साइकोथेरेपी है क्या, इस बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। जब आप डिप्रेशन या अफसुर्दगी का शिकार हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है जिंदगी मुश्किल हो जाती है। क्या इसमें भी थेरेपी से मदद मिल सकती है, इस बारे में कुछ बताइएगा। जैसे एक बड़ी छोटी सी मिसाल है कि पता नहीं मैंने लॉक लगाया था या नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है, अक्सर हम चीज भूल जाते हैं बेध्यानी में, लेकिन फिर हमें याद आता है कि नहीं मैंने लगा दिया था, या अगर मैंने नहीं लगाया तो मैं जाके अभी लगाती हूँ। हाँ, कई दफा होता है हम खुद जाके चेक कर लेते हैं और ये प्रोसेस यहीं पर रुक जाता है और फिर बस खत्म, हमें तंग नहीं करता। ठीक है, लेकिन एक वहम अगर हमारे माइंड में लग जाए कि आप लगा के भी आए हैं, आपको याद भी हो कि मैं लगा के आई हूँ, फिर भी आप स्टिल वहम करें कहीं कुछ हो ना जाए। हाँ बिल्कुल, पता नहीं मैंने लगाया था कि नहीं लगाया था, पता नहीं वो सही लगा भी है या नहीं लगा। ये जो लोग खुदकुशी करते हैं इसके पीछे क्या वजूहात होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी आज एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत है। मेरे साथ जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद हैं किसी तारफ़ की मुताबिक नहीं है। अल्लाह ताला ने छोटी सी उम्र में बहुत ज़्यादा इज़्ज़तों और नेमतों से नवाजा है। आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं, माहिर नफ्सियात हैं, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर आमना इफ्तिखार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये कि आप हमारे पास आई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने अपना कीमती टाइम दिया, इसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं, मेरी तरफ से भी बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। रियली गुड टू सी यू, और मैंने आपके बाकी प्रोग्राम भी देखे हैं, ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगा है एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये मेडिकल का शोबा चूज करने की क्या वजह है, और दूसरा ये बताएं कि शोबे तो और बहुत ज्यादा थे, इसमें मेडिकल के शोबे जितने भी है बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने साइकोलॉजिस्ट का शोबा चूज किया, इसके पीछे क्या राज़ो नियाज़ है? कुछ हमारे नाजरीन को अपने बारे में और अपने शोबे के बारे में कुछ बताएं। बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड था वो आर्मी का बैकग्राउंड था। ठीक है, तो जब आपकी स्कूलिंग आर्मी से हुई होती है तो हर बच्चे का बेसिकली वैसे ही एक ड्रीम बन जाता है या माइंडसेट बन जाता है कि मैं सर्व करना चाहूँगा अपनी नेशन को। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरे फादर की भी ख्वाहिश थी कि मैं मेडिकल ही ज्वाइन करती, लेकिन वो तो चाहते थे कि मैं एक और प्रोफेशन है उसमें जाऊँ, लेकिन साइकोलॉजी में आना मेरी पर्सनल अपनी डिसीजन था, मेरी विश थी कि मैं इसको प्रोसीड करूं, क्योंकि मुझे शुरू से ही इंटेलिजेंस, लोगों की साइकी और इमोशनल चीज़ें जो हैं, कैसे हम इनको रेगुलेट करते हैं, ये कैसे सेंस करती हैं, इनके पीछे क्या माइंडसेट होता है लोगों का, इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मुझे खुद से ही बहुत शौक था। तो बस ग्रेजुअली इसमें इंटरेस्ट डेवलप होता चला गया, और देखने में भी यही नज़र आया कि जो लोग ज़हनी तौर पे मजबूत होते हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और वो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। तो बस उसी जज्बे को फॉलो करते करते आज मैं यहाँ पे हूँ। ये ज्वाइन कर लिया। अब आ जाए कि रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए कितना अरसा हो गया है, और ये भी बताइए हमारे नाजरीन को कौन कौन सी हॉस्पिटल में अब तक जॉब की, और आजकल किस जगह पे जॉब कर रही है, ये भी कुछ हमारे नाजरीन को बताइए। जी, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ 2017 से। अच्छा। मेरी एजुकेशन जो है वो लाहौर साइड की है। ठीक है, मैंने वहीं से ग्रेजुएशन की, वहीं से मेरा जो है मास्टर्स भी है, मेरी स्पेशलाइजेशन वहीं की है। इसके अलावा मैंने फाउंटेन हाउस में, मियो हॉस्पिटल में, जिना हॉस्पिटल में, और अभी जो फ़िलहाल मेरी प्रैक्टिस चल रही है वो मैं रेंजर्स हॉस्पिटल में एज अ ट्रेनी साइकोलॉजिस्ट जो है वो अभी भी। अच्छा जी, ठीक है। तो खारिया में, गुजरात में, या अगर लाला मूसा की बात की जाए तो खारिया में अल्लामा इकबाल हॉस्पिटल, मैं 2018 से मेरी ज्वाइनिंग है, और मैं अभी तक जो है वो रेगुलर
अच्छा। रेगुलर। बीच में ऑफ जरूर लेती हूँ कुछ वेकेशंस के लिए, लेकिन रेगुलरली, क्योंकि बेसिकली मेरा सिटी ही खारियां है, मैं खारियां से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। तो इसलिए जो है यहाँ पे तो मैं डेफिनेटली कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलर बेसिस पे अपनी सर्विस प्रोवाइड करूँ। और लाला मूसा में उमर बशीर हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ। थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी टाइमिंग क्या है और कौन कौन से हॉस्पिटल, कोई भी आप हॉस्पिटल जिसमें आप जॉब कर रही हैं, उसकी ना थोड़ी टाइमिंग भी बताइएगा, ताकि हमारे नाजरीन प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आपसे राब्ता करना चाहे उस टाइम पे उस हॉस्पिटल में आपसे राब्ता कर सके। उमर बशीर हॉस्पिटल में मैं मॉर्निंग के टाइम बैठती हूँ, जो कि लाला मूसा में है। ठीक है। और वहाँ पे मेरी टाइमिंग जो है वो 10 बजे से लेके 2 बजे तक है। ठीक हो गया। और उसी दिनों में शाम के टाइम इलामा इकबाल 4 से 7 बजे मेरी टाइमिंग है। एंड रेस्ट ऑफ द डेज मैं लाहौर बैठती हूँ। अच्छा। और वहाँ पे मॉर्निंग सुबह 9 बजे से लेके दिन 2 बजे तक की टाइमिंग होती है। सब इतना बताया है, ये सारा कैसे मैनेज करती हैं, इस बारे में कुछ बताइएगा। बस अब एक वो रूटीन बन गई है, स्केड्यूल बन गया है, और क्योंकि देयर इज अ नीड ऑफ साइकोलॉजिस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी चीजों पे करना पड़ता है। जाहिर। तो बस आई थिंक इट्स वर्किंग गुड फॉर मी, और अगर मेरे से लोगों को भी फायदा हो रहा है तो स्टिल इसको कंटिन्यू ही रख रही हूँ अभी तक। अब आ जाए थोड़ा मेडिकल की तरफ। ये साइकोथेरेपी है क्या, इस बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। साइकोथेरेपी बेसिकली, इस पे वैसे तो बहुत से मिथ बने हुए हैं। ठीक है। लेकिन बेसिकली जो इसका पर्पस होता है वो ये होता है कि आपकी लाइफस्टाइल को थेरेपी मॉडिफाई करती है, आपके ब्रेन को मॉडिफाई करती है, आपकी सोच को, आपकी शख्सियत को बदलने में आपकी हेल्प करती है। किसी भी चीज़ से अगर आपने क्योर होना है, हील होना है, तो उसका एक ही जो है वो आप कह लें कि मेन मोटिव होना चाहिए कि आप अपने अंदर चेंज लेके आते हैं। तो थेरेपी जो होती है, साइकोथेरेपी भी, हिप्नोथेरेपी भी, आप कोई भी साइकोलॉजिकल थेरेपी ले रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स होती है, मुख्तलिफ है ना इसमें। जी। तो अगर आप कोई भी थेरेपी ले रहे हैं इस किस्म की, तो वो आपको चेंज की तरफ लेके जाती है, आपके माइंडसेट को चेंज करती है। सो दिस इज अबाउट थेरेपी, और इसमें बड़ी ये वास्ट होती है, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट इंटरवेंशंस होती हैं, असेसमेंट्स होती हैं। उनसे जब हम गो थ्रू करते हैं प्रोसेस के साथ, तो फिर ऑब्वियसली हम एक न्यू पर्सनालिटी लेके आते हैं अपनी। लोग क्यों कहते हैं कि ये टॉक थेरेपी है, इसमें सिर्फ बात करना शामिल है, इस बारे में भी कुछ बताइएगा हमारे नाज़रीन। देखिए जी, लोग इसलिए ये कहते हैं क्योंकि हमारे पास ना इसका करेक्ट नॉलेज नहीं है। बेसिकली हमारे यहाँ अभी जो है वो साइकोलॉजी की तरफ जो है ना, वो आप कह लें कि एनरोलमेंट भी अभी शुरू हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। मोस्टली इस प्रोफेशन को लोग इसलिए चूज करते थे कि लोगों को लगता था दिस इज द मोस्ट ईजी सब्जेक्ट टू रीड, जबकि देखा जाए तो साइकोलॉजी इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट टू एनरोल। हकीकत जी, क्योंकि आपका ब्रेन अभी तक पूरी तरह एक्सप्लोर ही नहीं हो पाया। साइंस अभी तक इस पे काम कर रही है, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, स्टडीज चल रहे हैं, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन माइंड, सुबह आपका मूड हो रहा है, शाम को हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जो आजकल हालात है इसमें तो घंटे बाद भी चेंज हो जाता है। आपने तो बहुत लंबा बता दिया। आफ्टर 2 मिनट्स भी आप तो अक्सर चेंज हो जाता है। तो इसलिए लोग कहते हैं टॉक थेरेपी है कि जब वो किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो सिर्फ उन्हें तसल्ली वाली थेरेपी दे रहे होते हैं, उन्हें यकीन दहानी करवा रहे होते हैं, नहीं आप ठीक हो जाएंगी, आपको मशवरे दे रहे होते हैं। बेसिकली थेरेपी में मशवरा देना इतना मुझे लगता है कि अच्छा डिसीजन या सजेशन नहीं है। थेरेपी का मतलब होता है कि उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना, उस प्रोसीजर को यूज़ करना जिससे आपकी लाइफ चेंज हो। क्योंकि मशवरा तो आपका दोस्त आपको ज़्यादा अच्छा दे सकता है, आपके बड़े आपको ज़्यादा अच्छा जो है वो नसीहत दे सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि लोगों को इसलिए भी लगता है कि ये टॉक थेरेपी सिर्फ बातें हैं, क्योंकि हमारे यहाँ असल में थेरेपिस्ट को ट्रीट करना भी नहीं आता। देखिए जी, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें एक आला दर्जा अता किया है। अब इंसानों में और दूसरी मखलूक में सिर्फ एक डिफरेंस आता है, वो किस चीज़ का है कि हमें उन्होंने दिमाग दिया है, ठीक है। एक ऐसी पावर जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। अगर आप जन्नत की भी बात करें तो उनकी भी एक हद है, एक हदूद है, उस हदूद के अंदर वो अपनी जो है वो सारी पावर को यूज़ कर सकते हैं। Human mind is, a tool which can be expanded
और जितना आप उसको एक्सपैंड करें वो उतना आपके काम आ सकता है, इतना यूजफुल है, लेकिन हम उसको उतना यूज कर ही नहीं पाते। ठीक है, अल्लाह ताला ने इसकी तरफ कह लें कि एक पाथवे रखा है जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है। तो अगर किसी ने आपसे कोई भी चीज़ एड्रेस करनी है, आपने कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, तो उसका एक ही वे है, जस्ट टू कम्युनिकेट। अब वो वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकती है, वो फिज़िकल कम्युनिकेशन भी हो सकती है, वो इमोशनल कम्युनिकेशन भी हो सकती है, और एक इंट्यूशन भी एक कम्युनिकेशन है कि आपकी गट फीलिंग कह रही है कि नहीं ये चीज़ है, ये चीज़ होगी, ये ऐसे है, आपको अंदर से बहुत वो एक इंट्यूशन आ रही होती है। दिस इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। होता इसमें क्या है कि अगर मैंने आपकी कोई परसेप्शन चेंज करनी है, ठीक है, या जानना चाहती हूँ कि आप क्या समझते हैं, आप क्या सेंस करते हैं, आप क्या फील करते हैं, सो आई विल डेफिनेटली टॉक टू यू। मैं आपसे कम्युनिकेट करूँगी, मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी। सो दैट कम्युनिकेशन इज़ द ओनली पाथवे कि मैं आप तक वो डिस्टेंस कवर करूँगी कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। छोटी सी एक एग्जांपल देती हूँ। एक पेंटर है, ठीक है, वो स्केचेस बनाता है, वो पेंटिंग करता है। अब पेंटिंग की कितनी ही टाइप्स होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होती है, हाँ, बिल्कुल, ठीक है, एक वाटर पेंटिंग होती है, एक आप कह लें स्केचिंग होती है, एक आप कह लें कि डिफरेंट हम टूल्स का इस्तेमाल करके एक पोर्ट्रेट बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं कि उसमें कोई ना कोई मैसेज होता है, हम कोई ना कोई चीज़ कन्वे करना चाहते हैं। फिर उनमें किन कलर्स का वो जो है वो चॉइस करता है, ये अब पेंटर पे डिपेंड करता है। सेम गोज फॉर थेरेपी, कि जब एक थेरेपिस्ट आपसे कम्युनिकेट करता है तो वो कितना आर्टिस्टिक होके कौन सी टेक्निक यूज़ करता है, कौन सी अप्रोच यूज़ करता है आप तक पहुंचने के लिए या अपनी चीज़ आपको कन्वे करने के लिए। बेसिकली जब आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आप एक कन्फ्यूजन का चेन लेके जाते हैं, एक ऐसी चेन लेके जाते हैं जिसको मुख्तलिफ गांठें जो हैं वो बंधी हुई हैं, और अब आप कह रहे हैं कि ये मुझसे खुल नहीं रही। सो व्हेन यू सिट विद अ साइकोलॉजिस्ट, तो आप वो बोलते जाते हैं और वो उन सारी लड़ियों को अलग अलग करता जाता है और डिफरेंट नेकलेस बना के आपको देता है। आपको आपके जज्बात से फेस टू फेस करवाता है, बताता है कि आप ये क्यों फील कर रहे हैं, इसकी क्या रीज़न हो सकती है, और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, बेहतर कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, और आप हेल्दी लाइफ की तरफ कैसे जा सकते हैं। दिस इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ टॉक थेरेपी। जब दुआएं मदद के लिए मौजूद हैं तो फिर थेरेपी की ज़रूरत क्यों है, इस बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि मैडम कोई ऐसी गोली दे दें कि बस मेरी सोचें जो है ना ये मुझे ना तंग करें। मेरा एक ही मसला है, मैं इतना सोचती हूँ या सोचता हूँ कि बस फिर उन पे कंट्रोल नहीं रहता। बेसिकली जो हमारी मेडिकेशंस होती हैं ये हमारे फिजिकल सिम्टम्स के ऊपर ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील करते हैं, घबराहट फील करते हैं, तो हम उन्हें मेडिकेशन देते हैं, तो क्या होता है कि उनका हार्ट बीट या उनका ब्लड प्रेशर जो बहुत रेज हो रहा होता है उस कोफ की वजह से वो सेटल डाउन हो जाता है। अगर किसी को नींद ना आने की बीमारी है या बहुत ज़्यादा आती है, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, हार्मोन बहुत पैदा होता है स्ट्रेस का, कर्टिसोल जिसको हम कहते हैं, तो थ्रू मेडिकेशन उसके लेवल्स रेगुलेट हो जाते हैं। लेकिन आपकी सोच पे आपकी टैबलेट काम नहीं कर सकती। अच्छा। टैबलेट का मकसद इतना होता है कि वो वक्ती तौर पे उस प्रोसेस को रोक देती है, आपके ब्रेन को सिग्नल देना बंद कर देती है या कम कर देती है। सो आपका ब्रेन सोचना बंद नहीं करता, सिर्फ उसकी इंटेंसिटी कम होती है। आप जैसे पेन किलर है, आप पेन किलर खाते हैं तो वक्ती तौर पे वो पेन चली जाती है, बिल्कुल ठीक है। अगर आपको वक्ती तौर पे कहीं इन्फेक्शन है तो वो उसको ख़त्म कर देगी, इट विल फाइट अगेंस्ट इट। लेकिन आपकी सोच एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपका खुद का इख्तियार नहीं है। अच्छा। आपकी गोली इसको कैसे क्योर करेगी। मेरा इशू ये है या किसी का भी इशू ये है कि मेरा फ़लाँ दोस्त मेरे से नाराज़ है, तो मैं उनको कहूँ कि आप ये टैबलेट लें और शाम को खा के सो जाएं, तो would it help? हाँ, बिल्कुल। क्या आपका दोस्त या आपके बीच में जो रिलेशनशिप है वो बेहतर हो जाएगा आपके गोली खाने से? बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, आप आराम से कुछ घंटे सो जाएंगे,
जब आप सो के उठेंगे तो डेफिनेटली फ्रेश होंगे, थोड़ा सुकून होगा ना, थोड़ा सा आप जो है वो रिलैक्स फील करेंगे, दैट्स इट। सो वो आपके फिजिकल सिम्टम्स के लिए तो काम करती हैं, लेकिन उस सोच से निकलने के लिए, उस चीज़ से जो है वो आप कह लें कि ख़ुद को छुटकारा देने के लिए, गुस्से से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, इमोशनल यानी जज्बाती दुख से निकलने के लिए आपको थेरेपी लेनी पड़ती है। और आजकल रिसर्च के अकॉर्डिंग न्यू स्टडीज़ ये कहती हैं कि अगर टैबलेट के साथ साथ आप कंपैरेटिवली थेरेपी भी लें, यानी दोनों चीज़ें आप पैरेलली लें, तो वो आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है। इट वर्क्स लाइक मैजिक। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि थेरेपी इज़ इम्पॉर्टेंट। जब आप डिप्रेशन या अफसर्दगी का शिकार हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है जिंदगी मुश्किल हो जाती है। क्या इसमें भी थेरेपी से मदद मिल सकती है? इस बारे में कुछ बताइएगा। अच्छा, अपने प्रोफेशन से हट के भी अगर मैं आपसे कहूँ तो मुझे लगता है कि सिर्फ थेरेपी ही है जो आपको इस सिचुएशन से निकाल लेती है। अच्छा, जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को खुद ही मैनेज कर लेते हैं, वो अपना सोशल सर्कल चेंज कर लेते हैं, वो अपनी अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, जिम ज्वाइन कर लेते हैं, दोस्तों के साथ एडवेंचर्स पे चले जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, गैदरिंग्स में ज्वाइन करते हैं, कोई नया स्किल सीख लेते हैं, चेंज लेके आते हैं। दिस इज अंडर लाइक सेल्फ थेरेपी। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल थेरेपी लेते हैं, क्योंकि डिप्रेशन की, एंजाइटी की, कोई भी ग्रीफ है, स्ट्रेस की स्टेजेस होती हैं। बिल्कुल। एक लिमिट तक तो हम उसको सेल्फ थेरेपी से क्योर कर लेते हैं, हम उसमें से निकल आते हैं, लेकिन जब वो हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाती है, बिल्कुल, तो फिर आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ती है। सो फॉर दैट थेरेपी इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, क्योंकि वो आपको सिखाती है इन चीज़ों से कैसे डील करना है। और इसकी बेस्ट चीज़ ये लगती है मुझे कि आपको लाइफ टाइम के लिए ये सपोर्ट करती है। आपका डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है। थेरेपी आपको चीज़ें इस तरह सिखा देती है, आपको इतनी स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग बना देती है कि आपको लाइफ में आने वाले जो चैलेंजेस होते हैं उनके लिए आप रेडी हो जाते हैं। अच्छा, आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, आपके अंदर वो सेंस डेवलप हो जाती है कि अब अगर कोई भी हार्डशिप आती है तो मैंने उससे कैसे डील करना है। हम अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं, इस बारे में कुछ बताइएगा। अच्छी हैबिट और अच्छी सोच, ठीक है, ये दो ऐसी चीजें हैं कि इनको लाइफ में एक्वायर करना सबसे मुश्किल होता है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है अपने जज्बात को कंट्रोल करना, अपने उन ख्यालात को कंट्रोल करना जो हम डेली बेसिस पे सोचते तो ज़रूर हैं लेकिन करना मुश्किल होता है। सो अगर ऐसे थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, आप एक एम सोच सकते हैं, अपनी लाइफ को एक रूटीन पे लगा सकते हैं, सोचते आप हैं, जिस दिन अब आपको आप उस पर अमल करना स्टार्ट करते हैं, आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाती है, क्योंकि लाइफ इज़ प्रैक्टिकल। बिल्कुल। और हम किस चीज़ में स्टक हो जाते हैं कि मैंने सोचा तो बहुत कुछ था, हाँ, बिल्कुल, लेकिन हुआ वैसा नहीं। So actually the main point is कि हमने उसको प्रैक्टिस कितना किया है। एक चीज और है, बिला वजह का खौफ और डिप्रेशन हो जाना, क्या इसका भी इलाज इसमें है? इस बारे में कुछ बताइएगा। बिल्कुल, इसका इलाज इसमें है और इसका इलाज मोस्टली होता ही थेरेपी में है। वो इसलिए क्योंकि जब भी आप डिप्रेशन में जाते हैं या किसी भी खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, बिला वजह का खौफ होता है, वो होता ही आपकी सोच पे है और आपके इमोशंस पे है। डायरेक्ट अटैक होता है आपके इमोशंस पे और वो आपकी सोच करती है और लोगों का रवैया करता है। जब हम डिप्रेशन में जाते हैं तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? हम मायूसी फील करते हैं, बिल्कुल, हम उदास रहते हैं, उन सारे कामों से हमारा इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है जो हम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं। कि एक बहुत अच्छा जो था वो सिंगर था, लेकिन जब वो डिप्रेस होता है तो वो या एडिक्ट बन जाता है या वो ब्रोक हो जाता है, वो बुरी कम्युनिटी में चला जाता है, या क्या करता है वो अपने रूम से ही बाहर नहीं आता। ना वो ड्रेसअप होते हैं, ना वो अपनी हाइजीन का ख्याल रखते हैं, ना वो उन लोगों की कदर करना जो है वो उन्हें याद रहता है जो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। सो बेसिकली व्हेन यू आर इन डिप्रेशन, जब आप किसी भी दुख में होते हैं या अफसुर्दगी का या मायूसी का शिकार हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका मोरल डाउन हो जाता है, आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल ऑपोजिट वे में काम करना शुरू हो जाती है कि आप बहुत कुछ करते हैं और वो स्विच हो जाता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे। सही बात। So, थेरेपी ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको मोटिवेट भी करती है, जो आपको इनकरेज करती है, रीइंफोर्स करती है वो इंटरेस्ट वापस लाने में,
वो आप कह लें कि फोकस वापस लाने में, आपकी रूटीन दोबारा बनाने में आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। आपका माइंड एक पैटर्न पे चलना वापस शुरू कर देता है। वो क्यों होता है, किस तरह होता है, वो थेरेपी का प्रोसीजर ही हेल्प आउट करता है उसमें। इसका मकसद है कि इस किसी बंदे को ये प्रॉब्लम होती है तो वो ये है कि इसका इलाज मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल मुमकिन है, ये बिल्कुल मुमकिन होता है। कुछ डिप्रेशन की तो वैसे बहुत सी टाइप्स हैं। डिप्रेशन तो हमारा जो है आप कह लें कि कॉमन एक डिजीज़ है, सीजनल डिजीज़ भी कह सकते हैं। अब तो सीजनल लोगों को डिप्रेशन भी होता है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं मैं गर्मियों में तो बहुत एक्टिव रहता हूँ, सर्दियों में लेज़ी हो जाता हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि मेरा गर्मियों में तो डॉक्टर साहिबा बीपी मेरा लो ही रहता है, मैं हिलन भी नहीं होता, गर्मी इन्नी है। लेकिन वो कहते हैं कि हमें सर्दी अच्छी लगती है, कि सर्दी हम इंजॉय भी करते हैं और हमसे जो है वो हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, तो हम फ्रेश भी रहते हैं। We enjoy winters. So it depends on your personality, कि आपकी पर्सनालिटी, आपका ब्रेन, आप किस तरह फंक्शन करते हैं। हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। एक घर है, माँ बाप हैं, उनके जो है वो 5 बच्चे हैं, एक ही माहौल में पैदा होते हैं, एक ही छत के नीचे वो जो है वो बड़े होते हैं। माँ बाप के लिए बच्चे एक ही जैसे होते हैं, बिल्कुल सबको वो प्यार देते हैं, सबको सेम फैसिलिटी मिल रही है। लेकिन वो 5 के 5 बच्चे जब बड़े होते हैं वक्त के साथ साथ, तो वो डिफरेंट पर्सनालिटी बन के सामने आते हैं। कोई भी 2 लोग सेम नहीं निकलते, सेम प्रोफेशन चूज नहीं करते, सेम उनकी जो है वो नेचर सेम नहीं होती, हैबिट सेम नहीं होती, बात करने का अंदाज सेम नहीं होता। तो दिस इज हाउ साइकोलॉजी वर्क्स। कुछ बच्चे होते हैं वो एक्सप्रेस ज्यादा कर रहे होते हैं, ठीक है, वो माँ बाप को आके जो है वो टाइम टू टाइम उन्हें हग चाहिए होता है, उन्हें अश्योरेंस चाहिए होती है, मम्मा करके दें, मम्मा कहें। और कुछ बच्चे होते हैं वो इतने क्विक होते हैं कि वो जस्ट गो विद द फ्लो। बिल्कुल वो उनका ध्यान जो है वो क्रिएटिव चीज़ों में, बाहर की चीज़ों में ज़्यादा होता है, रादर देन के मम्मा करके दें या बाबा के साथ। वो कुछ लोग बच्चे होते हैं वो उंगली पकड़ के ही अंदर जाएंगे, कुछ होते हैं वो बस भागते चले जाते हैं। उनकी ये कोशिश होती है कि हम जल्दी से मैं खुद इसको जो है बजा के करूं। सो दिस इज द डिफरेंस कि जो अल्लाह ताला ने हमारी नेचुरली हमारे अंदर रखा है कि हर दिमाग दूसरे दिमाग से डिफरेंट है। कोई शख्स इस दुनिया में सेम है ही नहीं। हमारा तो फिंगरप्रिंट भी जो है वो नहीं मैच कर सकता आपस में। बाकी तो बहुत ज्यादा थॉट्स सिमिलर हो सकते हैं लेकिन सेम नहीं हो सकते। Exactly. OCD ये क्या है, इसकी क्या अलामत है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है, ये कुछ बताइएगा। OCD का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, यानी ऐसा वहम जो कि आपके साथ शुरू होता है और फिर वो जारी रहता है। ठीक है। ऐसे थॉट्स, ऐसे आपके ख्यालात जो आपको मजबूर कर दें कोई भी बिहेवियर अटेम्प्ट करने पे, कोई भी अमल करने पे। आम तौर पे जो हमें किसी भी चीज़ का वहम होता है वो टेम्परेरी हमें आता है और कुछ ही अरसा के लिए या कुछ टाइम के लिए वो हमें इरिटेट करेगा, फिर उसके बाद वो गायब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। जैसे एक बड़ी छोटी सी मिसाल है कि पता नहीं मैंने लॉक लगाया था या नहीं। बिल्कुल। ठीक है, अक्सर हम चीज़ भूल जाते हैं बेध्यानी में, लेकिन फिर हमें याद आता है कि नहीं मैंने लगा दिया था, या अगर मैंने नहीं लगाया तो मैं जाके अभी लगाती हूँ। कई दफा होता है हम खुद जाके चेक कर लेते हैं और ये प्रोसेस यहीं पर रुक जाता है और फिर बस खत्म, हमें तंग नहीं करता। ठीक है। लेकिन एक वहम अगर हमारे माइंड में लग जाए कि आप लगा के भी आए हैं, आपको याद भी हो कि मैं लगा के आई हूँ, फिर भी आप स्टिल वहम करें उफ कहीं कुछ हो ना जाए। हाँ बिल्कुल, पता नहीं मैंने लगाया था कि नहीं लगाया था, पता नहीं वो सही लगा भी है या नहीं लगा। अगर वो ओपन हो गया दोबारा और आप फिर वापस जाते हैं और डोर चेक करके आते हैं रात को उठ के और फिर वापस आके दोबारा बिस्तर में लेटते हैं और हो सकता है स्टिल अभी आप जो है ना वो सेटिस्फाई ना हुए हो। मेजरली जो मेरे पास केसेस आते हैं OCD के लिहाज से वो आते हैं सफाई के मुताबिक, यानी बार बार हाथ धोना। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मैं बात कर रहा हूँ, ये बार बार हाथ धोना, या कुछ लेडीज को मैंने ये भी देखा है बर्तन साफ है, किसी ने पानी मांगा वो गया उसने दोबारा धोया, और जो हाथ का कह रही है बाकी भी, फिर इसका मकसद है वो बहुत सारे काम दोबारा करती होगी, ये भी इसी में आता है। ये इसी में आता है। ये OCD होती है, आपके अपने ऐसे थॉट्स होते हैं जो कि आपको सेटिस्फाई नहीं होने देते,
और वो आपको मजबूर करते हैं कि आप वो अमल बार बार दोहराएं। इसकी इंटेंसिटी यहाँ तक चली जाती है कि लोग कहते हैं कि मैं जिस टैप से मैंने अभी हाथ साफ़ किए हैं, जिस टूटी में से पानी आ रहा था, ये टूटी को अब मैं दोबारा धो के हाथ लगाऊंगा, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। अच्छा। फिर वो उस टूटी को भी वॉश करते हैं। अब नहाने का अमल है अगर 10 से 15 मिनट का, तो अक्सर लोग फील करते हैं कि जिस पानी से मैं नहाया हूँ, जब वो ज़मीन पे पड़ा वो गंदा हुआ और वो दोबारा मुझे आके वापस टच हुआ है, मैं फिर गंदा हो गया हूँ। तो वो 15 मिनट का नहाना आधे घंटे या पौने घंटे तक एक्सीड कर सकता है। एंड दैट्स ड्यू टू जस्ट योर थॉट्स, आपकी सोच कि मैं ठीक से साफ़ नहीं हुआ, मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसकी रीजंस होती हैं हमारी लाइफ में गुजरे हुए ट्रॉमा, कोई इवेंट ऐसा हो सकता है जिसके बाद से हमें ये इशू शुरू हुआ हो, ठीक है। हमारा कोई अपना बिहेवियर ऐसा हो सकता है जो हमने किया हो और उसकी हमें डिस्गस्टिंग फीलिंग रही हो। हमारे अपने ट्रॉमास होते हैं, हमारे अपने आप कह लें कि बिहेवियर्स होते हैं, अपनी थिंकिंग होती है, कुछ ब्रेन की इम्पेयरमेंट ज़रूर होती है ओसीडी में कि आपके दिमाग का एक ऐसा हिस्सा थोड़ा सा इम्पेयर्ड होता है फंक्शनली कि ऐसे थॉट्स आपको बार बार आते हैं। लेकिन ये आपके साथ स्टिक तब करता है जब कोई ट्रॉमा आपकी लाइफ में हो। अच्छा। अब वो ट्रॉमा आप कह लें बड़ा भी हो सकता है और एक कोई छोटा सा इंसिडेंट भी हो सकता है। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि कोई मेजर ट्रॉमा हुआ हो तो उसके बाद ही आपको ये फील होगा, लेकिन मोस्टली कोई ना कोई इवेंट ज़रूर इसके पीछे होता है जो इसकी बैकग्राउंड की वजह होता है, उसकी वजह से होता है। जी। अब आ जाए कि ये जो लोग खुदकुशी करते हैं, इसके पीछे क्या वजूहात होती है? खुदकुशी बेसिकली लोग स्ट्रेस में आके करते हैं, डिप्रेशन। जी, डिप्रेशन की वजह से करते हैं। मोस्टली जितने भी सुसाइडल केसेस आए हैं वो डिप्रेशन के होते हैं। ठीक है। कुछ लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके होते हैं, मल्टीपल ऑफ टाइम्स उनकी अटेम्प्ट होती है, लेकिन अल्लाह की मर्जी से वो अभी तक जिंदा होते हैं। अच्छा। ठीक है। मेजर इशू सुसाइड का स्ट्रेस होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती रिलेशनशिप्स के साथ, लोगों के साथ, पेरेंट्स के साथ। फिर हमारी सोसाइटी में बहुत से इश्यूज हैं, मर्जी की शादी नहीं हो रही तो टैबलेट्स खा ली, घर में कोई ऐसी लड़ाई हो गई है, घर का माहौल नहीं अच्छा, एग्रेसिव है या कोई ऐसी बात है तो वो टैबलेट्स खा लेते हैं। यहाँ पे जो यंग एज के लोग हैं वो कट्स लगा के आते हैं ब्लेड्स के साथ। हाँ, ये भी है। लव में बेसिकली ये देखा जाता है ये चीज़ हो रहे होते हैं। या वो कोई भी आप कह लें कि क्लीनिंग डिटर्जेंट पी के आ जाते हैं, या जो फर्नाइल की गोलियां होती हैं अक्सर वो खा के आ जाते हैं। ऑब्वियसली एक लीथल डोज होती है, उसके बाद आप डेथ तक जाते हैं। अच्छा। लेकिन स्टिल दिस इज लाइक कि आप अपने आप को सेल्फ हार्म कर रहे हैं, और ये रेशो हमेशा मेंटल पेशेंट्स में ज़्यादा होती है, डिप्रेशन के केसेस में ज़्यादा होती है, MDD यानी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर वालों में ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा अटेम्प्ट करना चाहते हैं। आजकल एंग्जाइटी के पेशेंट्स में भी ये बहुत ज़्यादा है। वैसे तो हम कहते हैं कि एंग्जाइटी एक ऐसा खौफ है जो कि फ्यूचर को लेके हम सोचते हैं या मरने का खौफ होता है, लेकिन अब कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं कि एंग्जाइटी के साथ साथ वो सुसाइड भी करना चाहते हैं। अच्छा। अभी लास्ट वीक मेरे पास एक पेशेंट आई हैं और उन्होंने कहा है कि मैं इतना ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ डॉक्टर साहिबा कि मेरा दिमाग बंद नहीं होता, और मुझे एक सलूशन नज़र आया कि मैं अपने आप को अगर ख़त्म कर देती हूँ तो ये सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। बेसिकली उनका इशू एंग्जाइटी का था, और कहती हैं कि मैंने कोशिश भी की है लेकिन बस मुझे किसी ने अकेला नहीं छोड़ा कि मैं उसको अच्छे से अटेम्प्ट करती। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, वरना इस किस्म की जो है वो इवेंट्स हमारे सामने आते हैं कि जी सुसाइड कर लिया है, बर्दाश्त नहीं कर पाए, टॉलरेट ही नहीं कर पाए इस प्रेशर को, इस स्ट्रेस को। और मज़े की बात ये है, दुख भी होता है ये जान के कि प्रेशर को मैयर करने के लिए कोई ऐसा स्टैंडर्ड टूल आज तक बनाया ही नहीं गया, और वो बना भी नहीं। वो इसीलिए क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होती है जब हम आपस में किसी को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी सोसाइटी का एक बहुत मेजर ड्रॉबैक है कि हम लोगों को जज बहुत जल्दी करना शुरू कर देते हैं, हम लोगों को लेबल करना शुरू कर देते हैं। किसी के बारे में सिर्फ आपने एक उड़ती हुई अफवाह सुनी है तो आप कहेंगे कि ओ हो इनके बारे में तो हमने ये सुना है, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे लोगों से तो दूर रहना चाहिए। हालांकि ये भी हो सकता है कि वो बात झूठी हो, ऐसा हो ही ना। ये पेशेंट्स आते हैं, मैं उन्हें ज़रूर ये कहती हूँ कि ये सोचना छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे। हाँ बिल्कुल, ये हमारा इतना मेजर डिलेमा है हकीकत हमारी सोसाइटी का। अच्छा, अब होता क्या है
कि पेरेंट्स किन शराइत पे लड़की को राजी कर लेते हैं कि बेटा ये आपके लिए एक बेस्ट मैच है, और पेरेंट्स हमेशा सही आपके लिए चूज करते हैं, जो कि बात गलत नहीं है। कोई माँ बाप ऐसा नहीं होता कि जो चाहे कि जी मेरे बच्चे का फ्यूचर खराब हो। हर माँ बाप यही सोचता है कि बेहतर से बेहतरीन चीज मेरी बेटी या बेटे को मिले। अब वो बताते क्या है कि वो स्टेबल है, उसके पास ये है, वो आपको अच्छे से मैनेज करेगा, एक लाइफस्टाइल मेंटेन हो जाएगा, उनके पास ये है, वो उनका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग है, उनके लिंक्स बड़े अच्छे हैं, तुम जो है वो इतनी तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, तुम ये देखो। लेकिन जो पर्सनालिटी वाइज चीज बतानी चाहिए कि वो खुद कैसा है, बस शादी का असल जो मकसद है वो होता है कि आप एक साथ रहें, इकट्ठे रहें। जी। हमारे यहाँ प्रायोरिटाइज कर दिया जाता है कि पैसा, पैसा देख के शादी कर दी जाती है, बच्ची उस रिश्ते में चली जाती है, ठीक है। वो रिलेशन रहता ही नहीं है, वो क्या बन जाता है, एक डील बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें आप ना उसकी पर्सनालिटी उसको मेंशन करते हैं, आप ना उसके ख्यालात उसको मेंशन करते हैं कि उसे किस किस्म की वाइफ चाहिए थी, या लड़की से नहीं पूछा जाता कि आपको किस किस्म का हस्बैंड चाहिए था। हाँ, बिल्कुल। उनके आपस में पर्सनालिटी क्लैशेस आ जाते हैं। बिल्कुल। विद इन मंथ्स, विद इन अ ईयर डाइवोर्स तक बात चली जाती है। हकीकत है। क्योंकि उनका आपस में माइंडसेट ही मैच नहीं कर रहा होता। फिर क्या होता है कि हस्बैंड आते हैं, कुछ टाइम के लिए बाहर से आते हैं, और जब वो वापस जाते हैं कुछ महीनों बाद खबर आती है कि जी अब आपके बेबी होने वाला है। हाँ, बिल्कुल। फिर उस रिलेशनशिप में से निकलना मजीद मुश्किल हो जाता है। इवेंचुअली वो शादी लड़की की लड़के से नहीं उसकी फैमिली से हो जाती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें उसने सिर्फ डेली बेसिस पे उसकी मदर को देखना है, उसके फादर को देखना है, उसके बहन भाइयों को देखना है, और वो जी एक वो इज्जत को बरकरार रखना है, वापस वो जा नहीं सकती हैं। और देखें, अगर सिर्फ इसका मकसद ये होता कि बच्ची ने खिदमत करनी है तो वो अपने माँ बाप के घर उनकी भी करी थी। और हमारा इस्लाम अगर हम सही तरीके से उसको पढ़ने की कोशिश करें तो वो ये कहता है कि आपकी बीवी पे आपके पेरेंट्स की उतनी खिदमत ही वाजिब या फ़र्ज़ है जितनी आप उसके पेरेंट्स की कर रहे हैं। डेली बेसिस पे आपके वो देवर साहब के वो और जेठानियों के और वो कितने रिलेशंस निकल आते हैं, उनके कपड़े धोना, उनको खाना बना के देना, उनके जूते पॉलिश करना, उनका ये करना वो करना, ये कहीं पे आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। ये अल्लाह ताला ने आपको इस चीज़ की इजाज़त दी है, आपको फ्रीडम दी है, लेकिन हमने इस्लाम को उस तरह जो है ना वो आप कह लें कि बना लिया है, स्टडी भी नहीं किया और अपने अकॉर्डिंगली जो हमें फिजिबल लगा हमने बना लिया। माँ बाप की खिदमत करना, उनकी फरमाबरदारी करना नंबर 1 है, ठीक है, लेकिन तब तक जब तक आपका अपना पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब नहीं हो रहा। शादी को हमारे यहाँ समझा जाता है कि इसका मेन मकसद है कि जनरेशन को आगे बढ़ाना। अगर आप जाके किताब खोल के अगर आप हदीस भी खोलें या कुरान भी खोलें तो उसमें पहला मोटिव पता है क्या लिखा हुआ है? पहला मोटिव ये लिखा हुआ है कि आप अपनी बीवी के लिए सुकून हैं और आपकी बीवी आपके लिए सुकून है। The basic purpose of a marriage, of this relationship is to get peace, कि आप दोनों एक दूसरे से सुकून हासिल करें, जज्बाती भी, जिस्मानी भी और ज़हनी भी। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि सब कुछ होता है लेकिन सिर्फ ये सुकून नहीं होता। डॉक्टर साहब 7 सालों में कोई ऐसा भी केस आया कि जिसको हल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी? वैसे तो मेरा हर केस ही बहुत वो तो ऑलरेडी आपका शो है ना, मैं कुछ होता है ऐसा? जरूर ऐसा एक केस शेयर करूंगी कि 2 केसेस हैं, उनमें से एक बताना चाहूंगी कि एक मेरे पास बहुत ही एजेड केस आया। एक बुजुर्ग थे, बहुत ही नफीस थे, वेरी डिसेंट पर्सनालिटी, लेकिन बस उनकी किस्मत कुछ ऐसी थी कि उनको यहाँ पे मेरे पास लेके आया और कहा गया कि मैडम सब कुछ बहुत ठीक है, सिर्फ हमारे बाबा हमारी बात नहीं मानते। सो वी वांट के आप इनकी ना हिप्नोथेरेपी करें, हिप्नोसिस में लेके जाएं। बेसिकली उसमें क्या होता है कि आप ट्रांस में लेके जाते हैं पेशेंट को और आप जो है वो उनके माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ये कहा कि ये जो नई विल हम चाहते हैं ना उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे और उस पर साइन नहीं कर रहे। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि जो विल हम इनसे साइन करवाना चाहते हैं, आप इनकी थेरेपी करके, इनकी काउंसलिंग करके इनको उस पॉइंट पे लेके आए कि ये अपनी मर्जी से एग्री करें, हमें थंब भी लगा के दें और हमें सिग्नेचर भी करके दें अपनी मर्जी से। हम इनको फोर्स नहीं करना चाहते।
ठीक है। तो जब मेरे उनके साथ सेशन स्टार्ट हुए तो ही वाज लाइक वो 85 क्रॉस कर चुके हुए थे एंड ही वाज शेडिंग इन टीयर्स। तो अब मेरे लिए वो बहुत टफ था कि मैं उनकी एज से बहुत छोटी थी एंड ही इज एक्सप्लेनिंग मी कि वो मुझसे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बेटा मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपको नसीहत दूं कि आपको अपनी पेन शेयर करके बताऊं कि ये कितना मुश्किल है आज, कि जिनके लिए मैंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ कि अब वो मुझे एक गिलास पानी भी उस शर्त पे देने को तैयार होते हैं कि जब उन्हें मुझसे कुछ मिले, सिग्नेचर करें या मैं उन्हें डेली बेसिस पे कोई डोज दूं या मैं उनको कोई चीज दूं। सो दैट वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग। हकीकत मैं इमेजिन ही नहीं करना चाहती थी कि कोई मेरा अपना उनकी जगह हो, या कल को अगर मैं इस स्टेज में जाऊंगी तो मैं इस स्टेज पे जाऊं कि पैसे को इतनी इम्पोर्टेंस, प्रॉपर्टी को इतनी इम्पोर्टेंस, रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं। अब आ जाए थोड़ा जाती लाइफ की तरफ। डॉक्टर आमना इफ्तिखार, अगर आज डॉक्टर ना होती सेकंड ऑप्शन क्या था? वैसे बीइंग अ डॉक्टर वाज नॉट माय फर्स्ट। अच्छा। हाँ, मतलब मैं शुरू से डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी। आई वांटेड टू बी एन एस्ट्रोनॉट। अच्छा। मैं माहिर फल्कियात बनना चाहती थी। अच्छा 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 अच्छा। बचपन से एक ऑब्सेशन थी स्पेस की, स्टार्स की, और दुनिया में कितने सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। इंटरेस्ट मेरा साइंस में ही था, और भी इंटरेस्ट थे, लेकिन मेजरली मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे था। लेकिन बीइंग लिविंग इन पाकिस्तान, यहाँ पे इतनी इन चीज़ों की अवेयरनेस भी नहीं थी, फिर उस तरह अंडरस्टैंडिंग भी नहीं मिली, उस तरह के कोर्सेज भी मुझे नहीं मिले। तो ऊपर से फिर आपके ऊपर एक फैमिली का भी प्रेशर होता है दैट योर फैमिली वांट्स कि आप क्या बने, क्योंकि हमारे यहाँ हमसे पहले फैमिली डिसाइड करती है। सो बीइंग अ पार्ट ऑफ पाकिस्तानी कल्चर मेरे साथ भी ये हुआ कि मुझे प्रायोरिटाइज करना पड़ा कि मेरे फादर क्या चाहते हैं या मेरी मदर क्या चाहती हैं। तो इसलिए मैं इसमें आई। अगर मैं आज डॉक्टर ना होती तो मुझे लगता है या मैं एस्ट्रोनॉट हो सकती थी, मैं एक अच्छी सिंगर हो सकती थी। अच्छा। मैं एक अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर हो सकती थी, मैं बहुत अच्छा बिजनेस रन कर सकती हूँ। सो आई फाइंड मैनी स्किल्स। मैंने बहुत अरसा जो है वो ड्रिफ्टिंग की है, मैंने ड्रिफ्टिंग सिखाई है, ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छे थे। मैंने बहुत अच्छा जो है वो स्पोर्ट्स खेला है, नेशनल लेवल तक खेला है बैडमिंटन को। ठीक है। तो उसके अलावा मेरी सिंगिंग बहुत अच्छी थी। मैंने OST का एक गाना भी गाया था। अच्छा अच्छा। एक ड्रामा था बिसाते दिल, तो मैंने उसकी सपोर्टिंग जो है वो फीमेल वर्जन मैंने दिया था। तो आई वॉज अ पर्सन जिसके जो है ना रिफ्लेक्शंस ही बहुत ज़्यादा थे स्टार्ट से ही। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज अगर मैं डॉक्टर ना होती तो मेरे पास बहुत सी ऑप्शंस होती। बहुत सारे ऑप्शन थे। खामोश तब आए या बतूनी? मैं बहुत ज्यादा खामोश। मेरे टीचर्स। एक बात बताऊं जी, जो इंटरव्यू कर रहे हैं इससे नहीं मुझे लगता, इससे आपको नहीं लगेगा। बड़ा चले आप कहती है मैं मान लेती। अच्छा, वैसे मेरी तबीयत बड़ी खामोश है। अच्छा। मेरा जो मेजरली टाइम है वो अकेले गुजरता है। ठीक है। सेल्फ टाइम की मुझे बहुत ज़रूरत होती है, एक मेरी जॉब की वजह से भी, दूसरा ये कि पर्सनली आई बिलीव कि मेरी थोड़ी सी जो नेचर है वो 60% इंट्रोवर्ट है, 40% जो है मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ कि ऑब्वियसली आपको सोशल होना पड़ता है शोबे के वाले से। जी, लेकिन अगर मेरे इंटरेस्ट की बात हो रही है, अगर मेरे फेवरेट टॉपिक्स की बात हो रही है, तो मेरा ख्याल है आप तो फिर आपको जो है ना रोकना पड़ेगा कि प्लीज रुके, मैंने अब कुछ और पूछना है। वो ये चीज है। ठीक हो गया। बचपन में शरारती बच्चों में शुमार होता था या शरीफ बच्चों में? बेहद शरारती बच्चों में मेरा शुमार होता था, और बच्चे भी ऐसे कि बहुत फुर्तीली बच्ची। अच्छा। मुझे याद है कि एक छत से दूसरे छत, दूसरे से तीसरे, कोई ऐसा काम नहीं था कि। चलिए आपने बता दो दिया। जी। कोई ऐसी शरारत बचपन की जो आज भी याद आती हो? बहुत सी। मैं बैट बॉल खेलती थी तो मेरा टारगेट होता था कि मैं कोई ना कोई शीशा तोड़ दूं। अच्छा। और वो तोड़ने के बाद हमेशा मैं जाके कहती थी वो टूट गया। और फिर वो एक वो मुकदमा चलता था कि शीशा किसने तोड़ा है, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ आ गई कि ये तोड़ती है। और फिर कुछ भी टूटता था तो वो कहा जाता था कि ये आमना नहीं किया होगा। अच्छा अच्छा। अब आ जाए कि आउटिंग का शौक है? बेहद शौक है। ज्यादा पाकिस्तान में जाती हैं या कि
बैरून ममालिक में भी कभी इत्तेफाक हुए इस बारे में? जी हुआ है, लेकिन मोस्टली खारिया में ही। अच्छा और मोस्टली पाकिस्तान में ही ज़्यादा अच्छा। मैंने डिफरेंट कंट्रीज विजिट किए हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन मज़ा जो है वो पाकिस्तान। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आपने लाइफ गुजारनी है तो पाकिस्तान से अच्छा कंट्री कोई भी नहीं। डॉक्टर साहब यकीन करें, मेरा जो आपसे मैंने बातें की है ना, ये कर रहा हूँ, 2 घंटे 3 घंटे भी हम बैठ के करें तो ये खत्म नहीं हो सकता। हमारा मौजू एक ऐसा है, ठीक है जी। लेकिन थोड़ा सा आप जानती हैं कि होता है टाइम का होता है, ठीक है। तो मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका पहले पता नहीं था, आपके आने की वजह से मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ। और मैं ये भी सोच रहा हूँ और देख रहा हूँ जो नाज़रीन हमारा प्रोग्राम देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें आपके आने की वजह से उन्हें मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, बहुत अच्छा लगा।